क्या आप जानते हो कि किसी भी देश की जो प्रोग्रेस है, इकोनॉमी है, हैप्पीनेस है या फिर लाइफस्टाइल है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो वो डिपेंड करता है उस देश की एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। अगर उस देश का एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है तो ये सभी बातें जो मैंने की वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन अगर उसी देश का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक है, उसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं, तो आप देखोगे कि वहां पे इसमें कोई भी बैलेंस नहीं मिलेगा। तो चलो बात करते हैं आज की वीडियो, जिसमें बात करेंगे फिनलैंड, जो एक छोटा सा देश है लेकिन वहाँ की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इतनी ज़्यादा अच्छी एजुकेशन सिस्टम है कि वो पिछले कई सालों से टॉप रैंक कर रही है। तो क्या कारण है जिसके कारण फिनलैंड की जो एजुकेशन है वो इतना ज़्यादा अच्छा कर रही है? तो इसके कुछ कारण है। तो वो क्या क्या पिलर्स हैं? तो सबसे पहला जो पिलर है फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम का वो है टीचर्स। तो जो टीचर है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट इन टीचर्स को असाइन करती है स्कूल्स के लिए वो भी पीछे नहीं रहते, क्योंकि जो गवर्नमेंट टीचर्स को असाइन करती है वो पूरा ध्यान रखती है कि ये टीचर जो है वेल एक्सपीरियंस्ड होने चाहिए, इनकी जो क्वालिफिकेशन है वो हायर यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, मास्टर डिग्री से नीचे कोई भी टीचर नहीं होना चाहिए। और ये जो टीचर्स हैं ये एम्पैथेटिक होने चाहिए, क्योंकि एम्पैथेटिक होने से ये बच्चों की प्रॉब्लम को समझेंगे, बच्चों के अंदर जाके, बच्चों की जगह पे जाके ये समझेंगे कि बच्चों को प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से हम इसको पढ़ा सकते हैं। और इनकी जो ट्रेनिंग्स हैं वो टाइम टू टाइम होती रहती है, यानी कि हर एक टीचर जो है वो वेल इक्विप्ड होता है अपनी ट्रेनिंग सेशंस के अंदर, यानी कि बच्चों को किस तरह से डील करना है वो अच्छी तरह से जानता है। पहला। दूसरी, अगर हम बात करें जो टीचर्स हैं इनकी हर दिन ट्रेनिंग होती है 2 घंटे, 4 घंटे ये बच्चों को पढ़ाते हैं और हर दिन 2 घंटे इनकी ट्रेनिंग्स होती हैं। और उस ट्रेनिंग के अंदर ये भी डिस्कशन होता है कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, किस तरह के बच्चे हैं, कितने अलग अलग तरह के बच्चे हैं और इनको किस तरह से डील कर सकते हैं। थर्ड, सबसे बड़ी बात रिस्पेक्ट। हर एक इंसान चाहता है मुझे रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, तो यहाँ पे टीचर की जो रिस्पेक्ट है वो वहाँ के इंजीनियर, डॉक्टर के बराबर और हो सकता है उससे भी ज़्यादा। तो इसको सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टफुल जो जॉब माना जाता है, जो और कंट्री के शायद एजुकेशन के अंदर थोड़ा सा फ्लॉ हो सकता है, जहाँ उनको नहीं दी जाती, लेकिन यहाँ पे टीचर को मोस्ट रिस्पेक्टफुल जो पर्सन है इन द सोसाइटी माना जाता है। तो ऐसी चीज़ें अगर एक टीचर्स को मिलेंगी तो टीचर भी जरूर आगे बढ़ चढ़कर काम करेगा। तो ये रही बात टीचर की। अगर हम सेकंड बात करें उसके बाद करिकुलम की, तो यहाँ का जो करिकुलम इस तरह से डिजाइन किया गया है कि बच्चों को बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। पहले कुछ साल तक तो बच्चों को पढ़ने के लिए बोला ही नहीं जाता, उनको बोला ही नहीं जाता कि आपको ये पढ़ना है, उनको प्ले वे मेथड से चीज़ों को सिखाया जाता है। कई साल तक जो बच्चे हैं वो विदाउट यूनिफॉर्म आते हैं, क्योंकि जब बच्चा यूनिफॉर्म डाल के स्कूल में आता है तो शायद वो उतना कंफर्ट नहीं रहता, तो इस कारण उनको कंफर्टेबल रखने के लिए बच्चों को यूनिफॉर्म नहीं दी जाती स्टार्टिंग के ईयर्स के अंदर। तीसरा, बच्चों को पढ़ाने के लिए स्टार्टिंग में कोई भी आप बोलोगे टेबल चेयर नहीं होती है, बच्चा यहाँ पे जाए जिस तरह से पढ़ना चाहिए, जिस कंफर्ट जोन में रहना चाहिए वहाँ पे रह के पढ़ सकता है। और आपको बता दूं बच्चे अलग अलग, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, बच्चे अलग अलग जगह पे बैठते हैं और ये प्रूफ हुआ कि बच्चा जब अपने कंफर्ट जोन में बैठ के पढ़ता है तो उसको ज़्यादा अच्छा समझ आता है। लेकिन बच्चों को जब हम कभी भी अपनी मर्जी से कहीं पे बिठा के पढ़वाते हैं तो वो बच्चा स्टडी में उतना अच्छा नहीं कर पाता। तो ये भी क्योंकि साइकोलॉजिकली प्रूवन है से उनको ये प्रॉपरली इम्प्लीमेंट भी करते हैं। थर्ड, करिकुलम में इस चीज का ध्यान रखा गया है कि बच्चे को 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ाना है, क्योंकि अगर 3 से 4 घंटे से ज्यादा पढ़ाएंगे तो बच्चा जो है वो उस चीज को बोर्डम की तरफ जाना शुरू होता है, वो उस चीज में बोर होना शुरू होता है। और हर एक पीरियड के बाद 10 मिनट का जो इंटरवल होता है उसमें बच्चों को जो उनको अच्छा लगता है वो कर सकते हैं, वो डिस्कशन कर सकते हैं, म्यूजिक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, ताकि वो फिर से अगली क्लास में उतने ही एंथुसियाज्म के साथ बैठ सके, उतनी ही एनर्जी के साथ बैठा जा सके, जैसे हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे हमारे 3 या 4 क्लासेस लगते हैं, उसके बाद जाके हम उनको रेस्ट देते हैं, जिससे हो सकता है बच्चों के ऊपर थोड़ा सा एनर्जी जो लेवल है वो कम हो सकता है। इसी तरह से वहाँ पे हैंड ऑन ट्रेनिंग्स, यानी कि यहाँ हैंड ऑन क्लासेस होती हैं, जिसमें बच्चा जो होता है अपने हाथों से ही बना के चीजें सीखता है, यानी कि बच्चा जो होता है वो एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बाद उस चीज को थ्योरेटिकली पढ़ता है, जिससे क्या होगा बच्चे के दिमाग में पहले कंसेप्ट जाता है,
क्रिएटिविटी जाती है, उसके बाद जो बच्चा है उस चीज को सीखता है, लर्न करता है। तो इससे भी जो है लर्निंग जो होती है लॉन्ग टर्म लर्निंग होती है। मेमोरी में जो चीज़ आएगी वो सालों साल तक नहीं भूलेगी और इससे बच्चा कभी भी बोर नहीं होता, वो स्टडी से दूर नहीं जाएगा। एक अलग तरह की लर्निंग यहाँ पे देखने को मिली जिसका नाम है फिनोमिना बेस्ड लर्निंग। तो ये क्या है फिनोमिना बेस्ड लर्निंग? फिनोमिना बेस्ड लर्निंग होती है एक ऐसी लर्निंग जिसमें हम क्या कहते हैं इंटीग्रेटेड लर्निंग बोल सकते हैं इसको, जिसमें अलग अलग सब्जेक्ट जो होते हैं उनको बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट कोई भी अलग नहीं है। ज़्यादातर क्या होता है हम साइंस को बिल्कुल अलग लेते हैं, आर्ट्स को अलग लेते हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे टॉपिक्स क्रिएट किए जाते हैं जिसमें या फिर हर एक टॉपिक को इस तरह से करवाया जाता है। जैसे पपेट शो करवा दिया गया, उस पपेट शो में हम प्लांट्स को जो है बना लिया एग्जांपल के तौर पे, और वो प्लांट के ऊपर स्टडी की जाती है। बच्चे को प्लांट बनाते हैं, उसके आगे पीछे बच्चों को खड़ा किया जाता है, फिर बोलते हैं कि बताओ ये प्लांट क्या करता है, किस तरह से ये सॉइल से वाटर को एब्जॉर्ब करता है। फिर बताते हैं सॉइल किसका पार्ट है, वो जियोग्राफी का पार्ट है। वाटर को एब्जॉर्ब करें किस मेथड से करें, जब उसमें फिनोमिना आता है वो फिजिक्स का पार्ट हो जाता है। अंदर रिएक्शंस होती हैं, कौन सी रिएक्शन को, ये वो केमिकल का पार्ट आ गया, दैट केमिस्ट्री का पार्ट आ गया। वो ऑक्सीजन को रिलीज करता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और एटमॉस्फेयर के अंदर वो थोड़ी ठंडक लाता है, वो इन्वायरमेंट का पार्ट आ गया। तो उनको बताया जाता है पपेट शो के थ्रू, फिनोमिना बेस्ड लर्निंग के थ्रू कि ऑल द सब्जेक्ट्स आर इंटीग्रेटेड, आप इनको अलग करके नहीं देख सकते। तो कितनी अच्छी बात है। तो ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन इससे बच्चा बहुत सारी चीजें सीखता है। तो इस तरह की लर्निंग भी यहाँ पे करिकुलम के अंदर बनाई गई है। तो ज्यादातर बोल सकते हो आप ये ऑटोक्रेटिक ना होकर डेमोक्रेटिक लर्निंग होती है, ये टीचर बेस्ड ना होकर स्टूडेंट बेस्ड लर्निंग होती है, जिसमें पूरे का पूरा बच्चा इसमें इन्वॉल्व होगा। और बच्चा जब इन्वॉल्व होता है वो ज़्यादा से ज़्यादा सीखता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा उस चीज़ के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश करता है। तो ये इसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ लगी मुझे जो मैं आपसे शेयर करूँ। अगर हम बात करें स्कूल की, तो स्कूल जो है यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एजुकेशन में, क्योंकि जितनी भी फैसिलिटी अभी हमने बात की वो सारी की सारी स्कूल ने ही प्रोवाइड करी है। तो बच्चों को जो एजुकेशन है वो फ्री एक्सेस की जाती है। तो यानी कि यहाँ पे बच्चे की यूनिफॉर्म से लेके बुक्स तक जो भी करिकुलम्स है सब कुछ उनको क्या दिया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है। तो कितना अच्छा है कि बच्चों को सब कुछ फ्री मिल रहा है और उसको वो आराम से एंजॉय भी करते हैं। दूसरा, स्कूल इस चीज़ का ध्यान रखता है कि बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो होलिस्टिक डेवलपमेंट होनी चाहिए। हर तरह से बच्चा वो जो होना चाहिए वो प्रोग्रेस करना चाहिए, ना कि एक फील्ड के अंदर, हर एक फील्ड के अंदर। तो टीचर तो पढ़ाएंगे लेकिन स्कूल भी इस चीज़ का ध्यान रखता है कि बच्चे को हर चीज़ मिलनी चाहिए। स्कूल के अंदर वो हर एक चीज़ होगी जो बच्चे को चाहिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट। और स्कूल जो होते हैं वो हाईली इक्विप्ड होते हैं, यानी कि कोई भी साइंटिफिक अगर काम करना है, बट टीचर्स ने कुछ पढ़ाना है तो उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा, खुद से नहीं लाना पड़ेगा, स्कूल ही उनको ये सब कुछ प्रोवाइड करती है। तो ये ही बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी इस एजुकेशन सिस्टम। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि हमारा बच्चा जो होता है वो ज़्यादा स्ट्रेस में क्यों जाता है। हमारे यहाँ पे बच्चे जो वो ज़्यादातर स्ट्रेस में क्यों जाते हैं, उसका कारण एक ही था, दैट इज कंपटीशन। आज हमारे यहाँ पे कंपटीशन है, हर एक बच्चे का दूसरे का कंपटीशन है, हर एक घर के बच्चे का दूसरे घर के साथ कंपटीशन होता है। और इसी कारण करता है बच्चा सिर्फ कंपटीशन के पीछे लगा रहता है। लेकिन इस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो फिनलैंड करती है वहाँ पे कोऑपरेशन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है इंस्टेड ऑफ द कंपटीशन। उनको बोला जाता है कि आप एक दूसरे की मदद करो, और जब वो ऐसा करते हैं तो जब कंपटीशन की भावना खत्म हो जाती है तो उसी का बच्चा हमेशा कोऑपरेशन से सीखता है। उसके दिमाग में कभी ये नहीं होता कि मैं इसको ये ना बताऊं, इसके नंबर ज़्यादा जाएंगे या कुछ ऐसा, जब बच्चा स्ट्रेस में चला जाएगा। नहीं, वो जब भी कुछ करेगा वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करेगा। जब वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करता है तो उस बच्चे की हमेशा प्रोग्रेस होती है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मुझे लग रहा है कि फिनलैंड की एजुकेशन के अंदर बहुत ही अच्छी थी। चाहे वो स्कूल की बात करें, चाहे टीचर्स की बात करें, चाहे स्टूडेंट की बात करें, चाहे करिकुलम की बात करें, चाहे वहाँ का जो लर्निंग पैटर्न था उसकी बात करें, इन सबसे जो बच्चों का ब्रेन पैटर्न बनता था बहुत ही अच्छा पैटर्न बनता है। और उस ब्रेन पैटर्न को लेके जब वो स्कूल से जाते हैं तो वो अपनी सोसाइटी के अंदर अच्छा ही करेंगे, वो इकोनॉमिकली भी स्ट्रॉन्ग होंगे कि वो अपने लिए काम करें, उन्हें कुछ सीख के आए, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट सीख के आए क्या होती है। तो इसलिए वो कभी भी सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, क्योंकि उन्होंने खुश रहना सीखा है और वो दूसरों को खुश करते हैं, ना कि वो कंपटीशन करके आए। सो ये छोटी सी एक वीडियो थी, मैं चाहता था कि आप तक पहुंचाऊं, क्योंकि मैंने कहीं पे ये
देखा था कि फिनलैंड जो है किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, किस तरह से उसकी एजुकेशन अच्छा कर रहा है, क्यों बच्चे वहाँ के इतने ज़्यादा खुश हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे बच्चे जो है वो भी खुश रहे, हमारी एजुकेशन सिस्टम भी अच्छा रहे, इसलिए वीडियो को मैं यहाँ पे पोस्ट कर रहा हूँ, जब बना रहा हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। और लगता है अगर आपको ये वीडियो